नेक्स्ट टाइटल नंबर 8.6 क्या है वो? वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वही है ना? हाँ ठीक है, अपन उसको उसी वैसे ही देंगे। बताओ क्या दिया हुआ है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिलो और अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिलो और अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, हमको ये अभी स्टडी करना है। सब लोग इधर ध्यान दें, कोई भी आपस में कोई बातचीत नहीं। जैसे कि प्रीवियस स्टडी में देखा, एज वी नो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी varies with सबसे पहले हाइट, जिसको हम लोग एल्टीट्यूड कहेंगे खासतौर से। अब एल्टीट्यूड क्यों बोला जा रहा है? एल्टीट्यूड बोलते तो हाइट फ्रॉम द सी लेवल होता है, मगर स्पेशली एल्टीट्यूड क्यों बोल रहे हैं हम लोग? हाइट बोले तो अगर मैं छोटे से हाइट पे की बात करूं, मैंने यहाँ से यहाँ लेके गया है ना, 1 मीटर ऊपर लेके गया, इस 1 मीटर ऊपर ले जाने में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में कितना बदलाव आया होगा? कुछ खास नहीं, बहुत कम बदलाव आएगा, नहीं के बराबर। तो इतनी हाइट जब हम बोलते हैं ना तो छोटी हाइट की बात होती है, और जब एल्टीट्यूड होता है, जैसे प्लेन एल्टीट्यूड का वर्ड इस्तेमाल करते हैं है ना, एयरक्राफ्ट जो होते हैं वो हम इतने एल्टीट्यूड पे हैं, तो एक बड़ी हाइट अगर आप कैलकुलेट करते हैं वो एल्टीट्यूड का बोलते हैं इसको। तो हम देखते हैं कि हम जानते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 3 चीज़ों के साथ बदलता है, हाइट, डेप्थ और लैटिट्यूड। हाइट, डेप्थ एंड लैटिट्यूड। तो एक एक करके इन तीनों की वजह से जो वेरिएशन आएगा हम वो स्टडी करेंगे। सबसे पहला हाइट, वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी with height। या एल्टीट्यूड। तो फिर से हम अर्थ इमेजिन करेंगे, अर्थ जिसका रेडियस कैपिटल आर है, सेंटर, मास कैपिटल एम, एक ऑब्जेक्ट जो पहले यहां हुआ करता था अब वो यहां आ गया है, एट अ हाइट h, ऑब्जेक्ट ऑफ मास स्मॉल m, है ना। तो हमने देखा एक ऑब्जेक्ट जो पहले सरफेस ऑफ द अर्थ पे हुआ करता था उसको थोड़ा आपने ऊपर लेके चले गए, है ना, एट अ हाइट स्मॉल h। अब ऐसा है कि देखो ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको आप स्मॉल r बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? स्मॉल r, या फिर r+h भी बोल सकते हैं, है ना। याद रखें, स्मॉल r इक्वल्स टू r+h, ये इसकी वैल्यू है। ठीक, तो मुझे ये पता लगाना है कि देखो जब ऑब्जेक्ट सरफेस ऑफ द अर्थ पे रखा गया था तब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू क्या था, या फॉर्मूला क्या था? स्मॉल g इक्वल्स टू कैपिटल G कैपिटल M अपॉन r²। अब मैंने वहाँ से उठा के ऊपर लेके चले गया,
तब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू क्या रहेगा देखते हैं। तो देखो, व्हेन द ऑब्जेक्ट was placed on the surface of the earth, on the surface of the earth, acceleration due to gravity, acceleration due to gravity was given by small g equals to capital GM upon R square. Equation number 1. Small g equals to capital GM upon R square. When it is taken to a height स्मॉल h, जब उसको हाइट स्मॉल h तक ले जाया गया, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, उसको आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, GH इज इक्वल्स टू कैपिटल GM अपॉन R प्लस H का होल स्क्वायर। क्योंकि अब जब आप ऊपर लेके चले जाएंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू वही की वही तो नहीं रहेगी, बदल जाएगी। तो बोले जब ऊपर लेके गए तब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी, GH। अच्छा, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ कितना हो जाएगा, R प्लस H। तो GH इज इक्वल टू GM अपॉन R प्लस H का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब आप क्या करो, इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड करो इक्वेशन नंबर 1 से। इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 1, तो क्या होगा फिर, GH अपॉन G इज इक्वल्स टू, देखो GM और GM कैंसिल हो जाएगा, GH अपॉन G जब ले रहे हैं तो GM और GM तो क्या हो जाएगा, कैंसिल, सेम है ना। बचेगा क्या, R स्क्वायर है ना अपॉन R प्लस H का होल स्क्वायर, R स्क्वायर अपॉन R प्लस H का होल स्क्वायर। इनवर्स रिलेशन है ना, तो सीक्वेंस उल्टी आएगी। अगर GH अपॉन G था तो यहाँ R अपॉन R प्लस H आएगा, ठीक है। तो फिर मैं यहाँ लिख सकता हूँ, देयरफॉर GH इज इक्वल्स टू G इन ब्रैकेट R अपॉन R प्लस H का होल स्क्वायर। तो ये एक बहुत ही फेमस फॉर्मूला है, ये भी है और वो भी है, कि आपके हाइट h पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी, हाइट h पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी, है ना, R अपॉन R, GH इज इक्वल टू G R अपॉन R प्लस H होल स्क्वायर। ऑल्सो GH इज इक्वल्स टू, 2 मिनट जरा ध्यान दे बेटा, ये R स्क्वायर को मैं इसके नीचे ले जाने वाला हूँ, मैं इसको ऐसा लिखने वाला हूँ जानबूझ के, R प्लस H का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। कुछ समझ में आया क्या, ये ऊपर R स्क्वायर था, उसके नीचे R प्लस H का होल स्क्वायर था, मैं उसके नीचे लिखा और अब इसे स्प्लिट करूंगा क्योंकि ये तो दोनों भी कॉमन स्क्वायर में है ना, तो मैं इसे स्प्लिट करने वाला हूं, G 1 अपॉन 1 प्लस H अपॉन R का होल स्क्वायर। बोले ये कैसे हुआ, अरे वेरी सिंपल, R प्लस H का होल स्क्वायर था ना, वो अपॉन R स्क्वायर था। आप कॉमन में क्या लिख सकते हैं, आप कॉमन में लिख सकते हैं ना कि दोनों का पावर सेम है, तो क्यों ना इनको कॉमन में लिखो, दोनों का पावर सेम है तो कॉमन में लिख डालो पावर। अब स्प्लिट करो तो 1 प्लस H अपॉन R हो जाएगा, है ना। अब इसको लेके जाएंगे ऊपर,
तो देयरफॉर GH इज इक्वल्स टू G, मैंने इसको लेके गया ऊपर 1 प्लस एच अपॉन आर रेज टू पावर -2। अब यहां पे जो लोग शुरू से बैच अटेंड कर रहे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरू से जब मैंने बेसिक मैथ्स पढ़ाया था तो उसमें बाइनोमियल थ्योरम करके एक मैंने कंसेप्ट पढ़ाया था। बाइनोमियल थ्योरम मैंने कहा था कि गिनी चुनी जगह पे इसका इस्तेमाल है। बाइनोमियल थ्योरम में a प्लस बी होल स्क्वायर का एक्सपांशन तो तुमको मालूम है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी होल क्यूब का भी एक्सपांशन तुमको मालूम है ना। अगर मान लो कुछ ऐसा आ जाए a प्लस बी रेज टू पावर n, a प्लस बी रेज टू पावर n, तो उसको कैसे करेंगे? तो मैं एक सिंपल बताया था कि अक्सर ऐसे इक्वेशंस आते हैं, 2-3 बार ऐसा हुआ है कि ये फॉर्मूले का यूज आया है। मैं इसको याद रखने का एकदम सिंपल एकदम तरीका बताऊंगा, तुम इजीली याद कर लोगे, रख लोगे। कैसा? ये देखो अच्छे से, क्या इक्वेशन है? 1 प्लस एच अपॉन आर, उसके पावर में क्या है? अगर +2 होता तो अब तक टेंशन नहीं, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते, मगर -2, अब क्या करेंगे? कुछ भी नहीं, 1 को वही पावर दो जो ऊपर है, 1 को वही पावर दो जो ऊपर है। तो 1 का पावर जो देंगे -2, वो क्या होता? 1 ही होता। 1 का पावर आप कुछ भी दोगे तो क्या रहेगा? 1 ही होगा। ये समझ में आया? अब क्या करो, ये वाले नंबर को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, -2 को यहां मल्टीप्लाई कर दो, -2 को यहां मल्टीप्लाई कर दो, तो आप लिखेंगे देखो GH इक्वल्स टू G, 1 का पावर कुछ भी दो 1 ही होता, ये इधर मल्टीप्लाई हो गया, -2h अपॉन आर, बात खत्म। इक्वेशन नंबर 4। ये भी एक फॉर्मूला आया है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का इन टर्म्स ऑफ h, मगर इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये फॉर्मूला तब यूज होता है जब h कैपिटल R से बहुत ज़्यादा छोटा है ना। तो फिर मैं बोलूँगा दिस इज द वेरिएशन इन स्मॉल g व्हेन स्मॉल h इज वेरी मच लेस देन कैपिटल R, जब स्मॉल h की वैल्यू कैपिटल R से बहुत ज़्यादा छोटी है। ये याद रखना। हाइट के 2 फार्मूले हमारे पास, एक ये वाला और एक ये वाला, मगर ये तब यूज़ होगा सिर्फ जब हाइट बहुत ज़्यादा छोटी है कंपेयर टू द रेडियस ऑफ अर्थ। उधर का हो गया बेटा, राइट साइड का हो गया। Note, if h is very much less than r, then
fractional decrease in small g, fractional decrease in acceleration due to gravity कितना होगा? It will be gh minus g upon g, that is equals to minus twice h upon r. माइनस साइन इंडिकेट डिक्रीज, और फिर उसके बाद परसेंटेज डिक्रीज इन स्मॉल g is equals to gh minus g upon g multiplied by 100, that is minus twice h upon r multiplied by 100, where negative sign indicates decrease in acceleration due to gravity. तो भाई ये क्या है, हमने एक शॉर्टकट फॉर्मूला बताया आपको, याद रखेंगे तो आपको बहुत वक्त बच जाएगा, फटाफट हो जाएगा। अक्सर ऐसा होता है कि भैया मैंने 1 किलोमीटर ऊपर लेके गया, 2 किलोमीटर ऊपर लेके गया, तो पता लगाओ फ्रैक्शनल डिक्रीज, यानी कितना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम हुआ। जैसे बोलते हैं ना अपन 1/4 हो गया, 1/3 हो गया, हाफ हो गया, वैसा। तो कैसे करेंगे? तो वैसे कोई भी चीज़ का चेंज अगर निकालना है तो उसका बेसिक फार्मूला क्या है? फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू। वो परसेंटेज निकाले तो मल्टीप्लाई बाय 100, फ्रैक्शन निकाले तो 100 से मल्टीप्लाई नहीं करते। 2 मिनट ध्यान दो, बाद में लिख लेना आपने, मैं टाइम दूंगा। जब भी किसी चीज़ का आप फ्रैक्शनल चेंज निकालते हो, फ्रैक्शनल चेंज, तो क्या करते हैं? फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू, और अगर परसेंटेज चेंज निकालना है तो फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। जब वो सरफेस ऑफ द अर्थ पे था वो इनिशियल सेट था स्मॉल जी, हाइट h पे लेके गए तो gh। तो जब आप ये इस तरह से करोगे तो वो gh का वो वाला फार्मूला जब डालोगे आप, है ना, 1 माइनस ट्वाइस एच अपॉन जी इंटू 1 माइनस ट्वाइस एच अपॉन आर, तो ये फार्मूला आखिर में बचेगा। ट्राई करके देख लेना, आपने gh की वैल्यू डाल के देखना, सॉल्व करके देखना, आपको ये मिल जाएगा आखिर में, है ना। और अगर वही परसेंटेज में निकालना है तो ये आएगा माइनस ट्वाइस एच अपॉन आर। अगर आंसर में माइनस आ रहा है तो घबराने वाली कोई बात नहीं, इसमें सिर्फ माइनस साइन ये बताना चाहता है कि इतने से आपका जो एक्सप्रेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो कम हो गया है। आई बात समझ में? ठीक है, लिख लीजिए। हुआ? इधर का हो गया, लेफ्ट साइड का। ठीक है, सेकंड
वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू gravity with depth. Variation in acceleration due to gravity with depth. तो देखो भाई, ये प्लैनेट है जिसका मास, ये अर्थ पकड़ लो आप, अर्थ जिसका मास कैपिटल M, ओके, इस सेंटर ऑफ द अर्थ, और फिर उसके बाद यहाँ एक ऑब्जेक्ट रखा गया है ऑफ मास स्मॉल m। आपको मालूम है यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, कैपिटल R है, दैट इज रेडियस ऑफ द अर्थ। शुरुआत में जब वो ऑब्जेक्ट वहाँ रखा होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना आ रहा होगा उसका, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, तो मैं कहूँगा ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट ऑफ मास स्मॉल m is F is equals to capital G capital M small m अपॉन R स्क्वायर। ये इतना आ रहा होगा, इधर ध्यान दे बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स आ रहा होगा इतना, F इज इक्वल्स टू कैपिटल G कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन R स्क्वायर। अब अपॉन F को इधर ले लो, सॉरी स्मॉल m को इधर ले लो, तो बचा क्या, Gm अपॉन R स्क्वायर, जिसको आप क्या लिख सकते हैं, ये तो भैया एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला हो गया है ना, अभी थोड़ी देर पहले देखे थे ना अपन, स्मॉल g। अब ऐसा है कि मान लो आप यहाँ गड्ढा खोदते हुए नीचे गए, पहले मैं बोलूँगा जब सरफेस ऑफ द अर्थ पे रखा हुआ था तो ये एंटायर पूरा का पूरा मास, कैपिटल M मास क्या कर रहा था, उसे सेंटर में खींच रहा था। अब मैं नीचे गड्ढा खोदते हुए नीचे चला गया और मैं यहाँ तक के आ गया, सॉरी यहाँ तक ला के रख दिया, तो मैं बोलूँगा अब जो उसके नीचे का मास है स्फेरिकल शेप में, अब जो उसके नीचे का मास, इधर ध्यान दे रहे भैया, बातें करने में बिजी है तो, अब जो उसके नीचे का मास है स्फेरिकल शेप में, वो क्या करेगा, उसको सेंटर की तरफ खींचेगा। आजू बाजू का मास उसको सेंटर में खींचेगा क्या, नहीं, उसको कहीं और खींचेगा, मगर सेंटर में कौन खींच रहा है, तो बोले ये नीचे जो स्फेरिकल शेप में मैंने बताया वो मास, अगर मैं नीचे गहराई स्मॉल d में गया होगा तो यहां से लेकर यहां तक की गहराई कितनी आएगी, r माइनस टी, है ना, ये क्या आएगी, r माइनस टी। ठीक है, चलो भाई मान लिया। अब मैं कहूंगा कि ठीक है, आप बताओ अब यहां पर इस पे लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स क्या रहेगा, तो उस पे लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स रहेगा जी एम डैश स्मॉल m अपॉन r माइनस डी का होल स्क्वायर, अपॉन r माइनस डी का क्या आएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा, है ना। अच्छा ठीक है, ये m डैश क्या है, m डैश बोले वो जो नीचे का पार्ट है ना उसका मास है, ये जो नीचे का पार्ट है ना उसका मास है। अच्छा ठीक है, m डैश को मैं क्या लिख सकता हूँ, बोले उसका मास होगा कितना, तो बोले टोटल मास ऑफ द अर्थ अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द अर्थ मल्टीप्लाई बाय ये जो हिस्सा है इसका वॉल्यूम। मैं बोले इसका वॉल्यूम क्या आएगा, तो मैं बोलूँगा पहले तो ये बता इसका रेडियस कितना है, तो बोले r माइनस डी, तो वो हो जाएगा 4/3 पाई r माइनस डी का होल क्यूब। क्यूब बेटा ये कैंसिल हुआ, तो m डैश इज इक्वल्स टू क्या लिख सकता मैं, तो बोले m डैश इज इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं कैपिटल M अब मल्टीप्लाई बाय r माइनस डी का होल क्यूब अपॉन r क्यूब, आप ये लिख सकते हैं आप, है ना। अब ऐसा है कि ठीक है, ये m डैश की वैल्यू यहाँ डाल दो, तो फिर फॉर्मूला क्या बन के आएगा, F इज इक्वल्स टू जी m
आर माइनस डी का होल क्यूब अपॉन ये आर क्यूब नीचे जाएगा, है ना, और ये हो जाएगा आर माइनस डी का होल स्क्वायर। ये कटा, ये कटा। देखो एफ इज इक्वल्स टू जी कैपिटल एम अपॉन आर क्यूब अपॉन आर माइनस डी का, जस्ट आर माइनस डी रह जाएगा। लिखो एक मिनट। ठीक है, फिर उसके बाद ये कैपिटल एम को इधर लेकर जाएंगे आप। देखो एफ अपॉन एम, मुझे यहाँ एफ डैश डाल देना चाहिए था पहले से, क्योंकि ये नया वाला फोर्स रहेगा, नीचे जब जाएगा तो फोर्स कम हो जाता है। तो एफ डैश अपॉन एम, ये तो क्या होगा भैया, ये तो जी डैश हो जाएगा। जैसे कि एफ अपॉन एम क्या हुआ था, स्मॉल जी हुआ था ना, तो एफ डैश अपॉन एम जी डैश या जी डी बोलो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द डेप्थ हो जाएगा। तो ये कैपिटल एम को इधर लेके आ जाओ, तो आप लिखेंगे जी डी इज इक्वल्स टू कैपिटल जी अपॉन आर क्यूब अपॉन आर माइनस डी। इसे दे दो आप इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करो, ये वाला इक्वेशन नंबर 2 को इस इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड करो। तो जब मैं यहाँ डिवाइड करूँगा तो जी डी अपॉन जी ये आएगा 1 माइनस डी अपॉन आर। फिर ये डायरेक्ट ले रहा हूँ मैं भी थोड़ा सा, तो जी डी इक्वल्स टू जी 1 माइनस डी अपॉन आर, ये फॉर्मूला रहेगा। ये अल्टीमेटली ये फॉर्मूला आपको जो मेन याद रखना है। डेरिवेशंस यहाँ पर याद रखना, इस चैप्टर में सारे डेरिवेशंस सिर्फ थोड़ा सा समझने के लिए, डेरिवेशंस याद रखने की ज़रूरी नहीं है। अल्टीमेटली आपको क्या ज़रूरी है, उसके फॉर्मूले। जहाँ कहीं वो एक आध बड़ा डेरिवेशन आएगा तो मैं उसको स्किप भी करूँगा, क्या करो टाइम वेस्ट करो। ईजी है तो चलो ठीक है, छोटा है तो, बड़ा रहा तो मैं स्किप कर दूँगा। अपने बोर्ड में है नहीं है, क्योंकि हाँ 11th बोर्ड में है, जिसको तुम कितना सीरियसली देते मुझे मालूम है ना, और कॉलेज वाले भी कितना सीरियसली लेते उसको ये भी मालूम है। अगला वाला डायरेक्ट ही लेना पड़ेगा, क्योंकि टाइम होने जा रहा है और वक्त कम है। एक बिल्कुल पहली बार की तरह, पहले की तरह नोट फ्रैक्शनल डिक्रीज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या आएगा, जी डी माइनस जी अपॉन जी, दैट इज इक्वल्स टू माइनस डी अपॉन आर। और परसेंटेज डिक्रीज इन स्मॉल जी, इसका फॉर्मूला क्या आएगा, जी डी माइनस जी अपॉन जी मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इक्वल्स टू माइनस डी अपॉन आर मल्टीप्लाई बाय 100। परसेंटेज, परसेंटेज का सिंबल देना तो जरूरी है। अब देखो कैसा इसको साफ नज़र आ रहा है, अगर d की वैल्यू बढ़ते चले जाएगी, d बड़ा होता चला जाएगा तो ये आंसर छोटा होता जाएगा। मतलब गहराई में जाने से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है, कम होती है ना। बातें करना ज़रूरी नहीं है, बिना बात की इधर ध्यान देके लिखे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
जल्दी करें। हुआ बेटा? पूरा हो गया? नोट भी लिखना हो गया? जल्दी करो। आज 10:15 तक नहीं ले सकते, सिर्फ 10 तक लेना। आज फ्राइडे है ना। अनस अहमद, इधर का हो गया ना? तीसरा, वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विथ लैटिट्यूड। वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विथ लैटिट्यूड। देखो लैटिट्यूड क्या होता है? हमारे अर्थ पे कुछ इस तरह से हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइंस बनाए हम लोग ने मैप में, पता लगाने के लिए कि कहाँ लोकेशन है हमारी। जैसे ग्राफ पेपर पे होते हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस और वर्टिकल लाइंस। हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस। वो उसका बेसिक फंक्शन क्या है? किसी पॉइंट को लोकेट करना कि वो एक्स एक्सिस पे इतना सेंटीमीटर, वाई एक्सिस पे इतना सेंटीमीटर है। वैसे ही लैटिट्यूड्स और लॉन्जिट्यूड्स बनाए गए हैं। बेसिक फंक्शन ये है कि भैया किसी भी जगह को लोकेट करना है ना। अब अगर ऐसा कोई एग्जैक्ट इक्वेटर पे है तो उसको बोलते हैं 0 डिग्रीज। अगर वो 10 डिग्री ऊपर गया तो 10 डिग्री नॉर्थ, 20 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री नॉर्थ। इक्वेटर से नीचे गया 10 डिग्री साउथ, है ना। इस तरह से 20 डिग्री साउथ, इस तरह से आता है। अब जैसे जैसे हम लैटिट्यूड की तरफ से, मतलब मान लो कि आप क्या कर रहे हैं, इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहे हैं, इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहे हैं, आप क्या देखते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू बढ़ते चले जा रही है ना। बहुत मामूली से बढ़ती है। यहाँ 9.76 होती है, यहाँ पर 9.8 होती है, बट व्हाटएवर। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू बढ़ते चले जा रही है। तो अब इसका कारण क्या है? इसके दो कारण। एक है आपका शेप ऑफ द अर्थ, एक उसके पीछे का जो रीज़न है वो है ड्यू टू शेप ऑफ द अर्थ। बोले ऐसा कैसा शेप ऑफ द अर्थ रिस्पॉन्सिबल हुआ? आपको देख लीजिए, हमारा जो अर्थ है वो कंप्लीटली स्फेरिकल है ही नहीं, हल्का सा इलिप्टिकल है। बल्कि इलिप्टिकल भी बोलना कहना गलत हो जाता है एक तरह से, वो जियोइड होता है संतरे के जैसा, मगर अभी का फिलहाल आप इलिप्टिकल मान के चलो। अगर ये इलिप्टिकल है तो रेडियस एट इक्वेटर ये ज़्यादा रहेगा और रेडियस एट पोल ये कैसा रहेगा? कम रहेगा। तो रेडियस एट इक्वेटर इज ग्रेटर देन रेडियस एट पोल। और जैसे कि हम जानते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या है? स्मॉल g इक्वल्स टू कैपिटल GM अपॉन आर स्क्वायर, है ना। यानी कि स्मॉल g इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। दैट मीन्स जहां रेडियस ज़्यादा वहां एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम, और जहां रेडियस कम वहां एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज़्यादा। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि देयरफॉर यहाँ हम लिख सकते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट इक्वेटर इज लेस देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल। ये तो हो गया ड्यू टू शेप ऑफ द अर्थ। मगर मेन असल खिलाड़ी जो है हमारा वो है रोटेशन ऑफ द अर्थ। और वो कैसे?
ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ देख लो बेटा था, ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ कैसा। अगर मैं इलिप्टिकल ना मान के चलूँ अर्थ को, मैं अर्थ को थोड़ा सा स्फेरिकल शेप मान के चलूँ, है ना। पहले मुझे एक बात बताओ, 2 मिनट के इधर ध्यान दो। मान लो मैं किसी वेइंग पैन पे खड़ा हूँ और मेरा कुछ एक पर्टिकुलर 90 किलोग्राम्स वेट करके मेरा वजन बता रहा है ना, या 900 न्यूटन में, है ना, 900 न्यूटन में भैया, है ना। तो न्यूटन में 900 न्यूटन मेरा वेट बता रहा है फॉर एग्जाम्पल। अब क्या करता है कि भैया कोई मुझे ऊपर खींचने की कोशिश करता है, ऊपर से ऊपर, मान ले रस्सी गले में नहीं है, इधर, है ना, इधर बांध के मेरे को ऐसे ऊपर उठा रहा है। अब भाई जब मुझे वो कोई ऊपर खींचने की कोशिश करे, उठा नहीं पाएगा वो, मुंडी धारा बड़ा तो उठा नहीं पाएगा वो, मगर नीचे जो वेइंग पैन पे मेरा वेट बता रहा था वो अभी भी वही बताएगा क्या? नहीं, पहले से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों? कि अर्थ मुझे नीचे खींच रहा है, तो उसके वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो 900 न्यूटन का वेट बता रहा था। मगर जब वो अपवर्ड फोर्स लगा तो उसकी वजह से क्या हुआ कि अब वो नीचे डाउनवर्ड फोर्स क्या हो गया, कम हो गया। वही हाल होता है असल में, हमारा अर्थ लगातार रोटेशन में विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, है ना। तो हर वो चीज जो अर्थ पे मौजूद है असल में वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करती है। जैसे कि मैं इसको ले लूंगा, तो ये देखो, ये पार्टिकल्स क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। हर वो चीज जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करती है उसको बाहर की तरफ क्या लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, सॉरी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है ना। तो ये अगर एक ऑब्जेक्ट यहां रखा गया सरफेस ऑफ द अर्थ पे, इसको अंदर के तरफ क्या लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि वेट। मगर हर वो चीज जो गोल 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 घूमती है उसको बाहर की तरफ क्या लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो हर ऑब्जेक्ट को सेंट्रीफ्यूग, अगर मैं मान लूं कि ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कंपोनेंट कॉस थीटा उसको बाहर की तरफ लगेगा। तो देखो, हम हर किसी को, हमको भी अभी क्या हो रहा है कि ग्रेविटी तो नीचे खींच रही है, मगर हम अर्थ के सेंटर में या सेंट्रल एक्सिस की तरफ सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसी वजह से हम सबको बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एक कंपोनेंट खींच रहा है बाहर की तरफ ऊपर। तो इसी वजह से हमको क्या हो रहा है कि हमारा जो असल वेट है या ग्रेविटेशनल फोर्स है वो उससे थोड़ा सा कम वैल्यू बता रहा है। आया समझ में आपको? तो अब यहां पर हम क्या देखते हैं कि हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो जाता है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी कम हो जाएगा। अब वो कितने से कम होगा, उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैं फॉर्मूला डायरेक्ट लेने जा रहा हूं। तो आप उसको ऐसा ले सकते हैं, जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। आई बात समझ में? जब आप इक्वेटर पे होंगे, एट इक्वेटर, जब आप इक्वेटर पे होंगे तो ये फॉर्मूला क्या होगा, जी ई इक्वल्स टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, है ना। और जब आप पोल पर होंगे तब ये फॉर्मूला क्या होगा, क्योंकि इक्वेटर पे थीटा की वैल्यू 0 हो जाती है, cos 0 1 होता है, तो इसीलिए ये। जब आप पोल पे खड़े हो, मैं यहाँ लिख देता हूँ लगे तो, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री और यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 90 डिग्री, और cos 90 क्या होता है बेटा 0। तो तब एक पोल पे जब आप खड़े हैं तो GP इज इक्वल्स टू G होगा, है ना। तो देखो खास बात है ना, आप जब कहीं पे भी खड़े रहो, अर्थ के रोटेशन से आपके वेट पर असर पड़ता है, अर्थ के रोटेशन से आपके वेट पे असर पड़ता है। अगर अर्थ और ज़्यादा स्पीड से रोटेट होने लगे तो आपका वेट और कम बताएगा, क्योंकि स्मॉल जी की वैल्यू और कम हो जाएगी, है ना। मगर पोल की खासियत ये है, गौर से सुनो बेटा, पोल की खासियत ये है, चाहे अर्थ के रोटेशन की स्पीड बढ़ जाए, चाहे अर्थ के रोटेशन की स्पीड कम हो जाए, या फिर अर्थ रोटेट होना ही बंद कर दे, है ना, अर्थ रोटेट होना ही बंद कर दे, पोल पे खड़े हुए बंदे को उसके वेट में कोई बदलाव नजर नहीं आएगा, क्योंकि जो बंदा पोल पे खड़ा है वो खुद रोटेशन परफॉर्म कर रहा है, वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं कर रहा, है ना। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसको लगता है जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है। जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे इक्वेटर की तरफ, आपका रेडियस बढ़ता जाएगा, है ना। तो इसीलिए ज्यादा रेडियस होने की वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला है, आप जानते हैं, mr ओमेगा स्क्वायर। अगर ओमेगा और m कांस्टेंट है तो r पे डिपेंड करता है ना। तो r जितना बड़ा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उतना बड़ा, तो जितना रेडियस बड़ा उतना ज़्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा,
और जितना आपका रेडियस छोटा उतना कम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। इसीलिए जैसे जैसे आप कहाँ जाते हो पोल की तरफ, रेडियस आपका छोटा 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 होते जाता है ना, और आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम होता चला जाता है। और जब एग्जैक्ट पोल पे खड़े होते हो तो रेडियस कितना हो गया 0 और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या हो गया 0। आई बात समझ में? तो अब अगर अर्थ रोटेट करना स्टॉप कर देता है तो पोल वाले बंदे को फर्क नहीं पड़ेगा, हाँ मगर इक्वेटर वाले बंदे को फर्क पड़ेगा। अच्छा, इक्वेटर वाले बंदे को फर्क कैसे पड़ेगा? उसका वेट पहले से ज्यादा नजर आएगा कि कम नजर आएगा? ज्यादा नजर आएगा, क्योंकि उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का खत्म हो गया ना। फिर एक सवाल ये भी आता है कि कितनी स्पीड से घूमने पर आपका जो वेट, आपका जो इक्वेटर पे खड़े हुए बंदा है उसका वेट 0 हो जाएगा, है ना। तो अगर हमारी जो प्रेजेंट स्पीड है ओमेगा जो प्रेजेंट है उससे 17 गुना ज़्यादा 17 टाइम्स अगर ज़्यादा अर्थ रोटेट होने लगा स्पीड से, तो यहाँ पर जो हर एक खड़े हुए बंदा है उसको वेटलेस फील हो जाएगा, है ना। आप चाहे तो आसमान में बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, वहाँ बैठ जाओ, हवा में लटक जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको, है ना। इस तरह से तो मैं यहाँ कुछ पॉइंट्स, ये हो गया आपका। नोट, if omega increases और decreases, क्लास चालू है अभी, बातें ना करें। ओमेगा increases और decreases, the value of small g at pole remains unaffected. Value of small g at pole remains unaffected. ठीक है। दूसरा, if the earth stops rotating, the value of small g at equator increases, but again at pole it remains same, but again at pole it remains same। ठीक है। if the earth rotates 17 times its present speed, then the person at equator feels weightless। तो जो बंदा इक्वेटर पे खड़ा है उसे वेटलेस फील होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कैलकुलेशन के लिए, आर ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू याद रखो। आर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0.034 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वो इसलिए बेटा क्योंकि कैलकुलेशन में अक्सर ये आर ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू सताती है। कैपिटल आर बोलते रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर, ओमेगा निकालने के लिए आपको 2 पाई अपॉन कैपिटल टी लेना पड़ेगा। टी बोलते पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ कितना होता है 24 आवर्स। आवर्स को सेकंड में कन्वर्ट करो, 24 मल्टीप्लाई बाय 3600 उसका स्क्वायर लो, 2 पाई अपॉन 24 मल्टीप्लाई बाय 3600 उसका स्क्वायर लो, फिर उसको रेडियस ऑफ अर्थ से मल्टीप्लाई करो। इतना कौन करेगा? आर ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू याद रखो चुपचाप, है ना, 0.034, है ना। जी 9.8 होता है, 0.034 और बाद में एंगल डाल देना जो डालना है, तो 60 डिग्री पे पूछेगा, 30 डिग्री पे पूछेगा। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर वेरिएशन की थ्योरी कंप्लीट होती है, न्यूमेरिकल कर लेंगे।